नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पाले। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची इस वक्त भारत दौरे पर आई हैं 16वें जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में उन्होंने कार्यभार संभाला और दिल्ली आए, उसके बाद से भारत और जापान के बीच जो रिश्ते हैं वो कई मायनों में बदले हैं। अब पिछले एक दशक में देखा जाए तो भारत और जापान ने कई ऐसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया है जो इससे पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें एक अहम समझौता हुआ है रक्षा के क्षेत्र में। पहली बार भारत और जापान मिलकर को प्रोडक्शन करने जा रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि जापान का भरोसा भारत पे हम कहें कि बढ़ा, या फिर जापान को प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों भरोसा है कि पिछले 10 साल में देखा जाए तो लगातार जापान की ओर से भारत में ना सिर्फ निवेश किया जा रहा है बल्कि कई ऐसे जगहों पर भी हम मिलकर काम कर रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, जैसे कि रक्षा का क्षेत्र। और इसके लिए सबसे बड़ी, अगर कोई आप कह सकते हैं किसी को अगर श्रेय जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जापान के जो प्राइम मिनिस्टर रहे उनके साथ ना सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर जुड़े रहे बल्कि निरंतर उनके संपर्क में रहे। देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला तो उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। प्रधानमंत्री मोदी की शिंजो आबे के साथ एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और इस केमिस्ट्री का इस्तेमाल, इस दोस्ती का इस्तेमाल उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाने के लिए किया। और पहला भरोसा जापान को इसी के जरिए मिला, जो एक पर्सनल बॉन्डिंग थी। और इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो फुमियो किशिदा हो या फिर मौजूदा प्रधानमंत्री है साने ताकाइची, सबके साथ उन्होंने बनाकर रखा। शिंजो आबे के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में मुलाकात हुई, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे पदभार संभाला, उसके बाद जब जापान के दौरे पर गए तो उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने पहला काम ये किया कि भारत और जापान के रिश्ते के स्वरूप को बदला। अब 2014 से पहले भारत और जापान का रिश्ता कैसा था? लेन देन का रिश्ता था, ट्रांजैक्शनल। सामान लिया, पैसे दिए, सामान खरीदा, उसके बदले में पैसे दिए, तो ये था ट्रांजैक्शनल। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बदलकर ट्रांसफॉर्मेटिव किया। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ लेन देन का ना रहे, कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप रिश्तों को बना सकते हैं और जो वक्त के साथ बदलता रहे अपने स्वरूप को। तो एक बहुत बड़ा कदम था 2014 में जो देखने को मिला। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन था, रैपो था शिंजो आबे के साथ, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद फुमियो किशिदा के साथ भी देखने को मिला यही केमिस्ट्री, और इस वक्त साने ताकाइची के साथ भी देखने को मिला। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची की बातचीत हो रही थी तो आखिर में जब ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जा रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान को और भारत का जो रिश्ता है वो भरोसे पर है। वही भरोसे का हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर जापान को भरोसा है। और साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान को, साने ताकाइची को, अपनी छोटी बहन भी कहा। तो आप देखिए, जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, जो व्यक्तिगत जो रिश्ता है, वो कितने मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी इसको निभाना भी जानते हैं। और शिंजो आबे के साथ 2014 में जब पहली बार मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बहुत अहम कदम उठाया। जैसा मैंने कहा कि दोनों देशों के संबंध को ट्रांजैक्शनल से ट्रांसफॉर्मेटिव किया, उसी तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल पार्टनरशिप की नींव रखी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो 2014 में पहली बार भारत और जापान ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर दिए। ये ऐसा आप कह सकते हैं कि मसौदा तैयार किया गया जिसके तहत दोनों देश पहली बार न सिर्फ द्विपक्षीय तौर पर एक दूसरे के साथ हर एक क्षेत्र में काम करेंगे, बल्कि वो दुनिया के किसी तीसरे देश के साथ या तीसरे देश में भी मिलकर काम करेंगे। ये था ग्लोबल पार्टनरशिप। क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार अपने आसपास और पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, उसके मद्देनजर ही जापान तैयार हुआ भारत के साथ इस ग्लोबल पार्टनरशिप को करने के लिए और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को करने के लिए। इसके अलावा भारत ने एक और बड़ा काम किया। दरअसल जो जापान है उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री रहे, फ्री इंडो पैसिफिक। और भारत का क्या था? इंडो पैसिफिक में इनिशिएटिव करना, काम करना। तो भारत ने क्या किया? जापान के साथ
ये एक तालमेल बनाया, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है कि इंडो पैसिफिक में किसी का कोई वर्चस्व ना हो, और दूसरी भारत की क्या थी कि यहाँ पर जो तमाम देश हैं वो सब साथ मिलकर काम करें, किसी एक देश के वर्चस्व की वजह से उसके साथ ना चले जाए, जैसा कि जापान पूरे इस एरिया में कर रहा था, इस इलाके में करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक रास्ता तैयार किया गया जो दोनों के लिए साझा था और फायदेमंद था। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच थी, जो उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को समझाया, वहाँ के लीडर्स को समझाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत और जापान के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई। और जब रिश्ते बढ़ने शुरू हुए, तो उसके बाद बात आती है कि किस तरह से उसको आप जमीन पर लेकर आएंगे ताकि दोनों देशों को फायदा मिले। देखिए, जापान इस वक्त भारत का 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर या साझेदार है, जो इन्वेस्ट करता है भारत में, 5वां। और जापान को ये भरोसा दिलाना कि भारत में वो ऐसे मॉडर्न या टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय चीज़ों पर भी इन्वेस्ट कर सकता है जो पहले उसने सोचा नहीं है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, यानी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच तैयार हो रहा है, बुलेट ट्रेन का। 2014 में जब प्रधानमंत्री गए तब उन्होंने तय किया और जापान को मना लिया कि भारत में इन्वेस्ट करे और अपने यानी दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेन बुलेट ट्रेन को लेकर आए भारत, और इसके लिए समझौता हो गया। इसके लिए भरोसे की जरूरत होती है कि हाँ, जिस देश में हम निवेश कर रहे हैं वो हमारा निवेश सटीक है, वो निवेश गलत नहीं जाएगा, वो पानी में नहीं डूबेगा। और ये भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाया, जिसके बाद जापान तैयार हुआ। इसी तरह से और भी बहुत सारे समझौते हुए। जापान के लिए भारत में अवसर पैदा करने के लिए, वहाँ की कंपनीज के लिए एक और इनिशिएटिव लिया गया। 11 इंडस्ट्रियल टाउन्स तैयार किए गए, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउन्स, ताकि यहाँ पर बिना किसी रेट फीताचाई के, बिना किसी दिक्कत के जो जापानीज कंपनीज हैं, जापान की कंपनियाँ वो आएँ, वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं और अपना व्यापार करें, ताकि जो भारत को इन्वेस्टमेंट चाहिए, भारत को जो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत चाहिए वो मिल सके, रोजगार मिल सके। और ऐसे 11 इस तरह के इंडस्ट्रियल टाउन्स तैयार किए गए। अब भारत में इस वक्त करीब 1400 जापानी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। और पिछले कुछ अगर आप देखें, पिछले साल में अगर दोनों देशों के बीच कितना ट्रेड हुआ है, तो वो करीब $27 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार हो चुका है दोनों देशों के बीच, और जिसको और आगे बढ़ाने की बात है। और जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान ने तय किया कि अगले 10 साल में भारत में वो 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब $67 बिलियन का निवेश करेगा। और आज जो बातचीत हुई उसमें समझौता के बाद 100 से ज़्यादा ऐसे MOU साइन हुए हैं या फिर साझेदारी हुई है, जिसमें करीब मान के चलिए करीब बिलियंस ऑफ डॉलर निवेश किया जाने वाला है भारत में। और उसका फायदा किसको मिलेगा? भारत में रोजगार का सृजन होगा, रोजगार पैदा होगा, इंडस्ट्रीज आएंगे। तो इसी तरह से भारत और जापान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर जो कई सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उसमें जापान की ओर से सहयोग किया जा रहा है। जापान उसके लिए आपको फंड दे रहा है। ये जो पूरा का पूरा एक माहौल बदला है, उसके लिए सबसे ज़रूरी था भरोसा। ये भरोसा जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिलवाया है। अब इसके साथ ही स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि किस तरह से दोनों देश स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 2+2 वार्ता। इसमें रक्षा मंत्री दोनों देशों के और विदेश मंत्री हर साल मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपने बातचीत को, अपने मसलों को, अपने नए नए क्षेत्र में जो काम चल रहा है, समझौते हो रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करते हैं। इसमें विदेश और रक्षा मंत्री रहते हैं। और 2+2 की जो वार्ता है लगातार चलती हुई आ रही है, जो दोनों देशों के बीच जो समझौते हो रहे हैं या फिर जो सहयोग बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा आधार बना है। एक कम्युनिकेशन जो डायरेक्ट होता है टॉप लेवल पर। इसके साथ ही क्वाड, जिसमें भारत, जापान और साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसका भी हिस्सा है, जिसको शिंजो आबे ने काफ़ी मजबूती से रखा था और प्रधानमंत्री मोदी को मनाया था कि भारत भी क्वाड का हिस्सा बने, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर चीन के वर्चस्व को रोका जाए, और इसी का मकसद था कि क्वाड को लाया जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इस क्वाड को आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ठंडे बस्ते की ओर डालने की कोशिश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को भी पता है कि उसको क्वाड को जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले वक्त में जापान, ऑस्ट्रेलिया को अगर जो उसके
साझेदार हैं, उसके जो सहयोगी मित्र देश हैं, पैसिफिक में कहीं पर पिछड़ ना जाए, उसके लिए भारत की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए क्वाड भी एक ऐसा फोरम है जिसके ज़रिए जापान और भारत काम कर रहे हैं ग्लोबली। इसके साथ बात आती है ऐसे क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में भारत और अमेरिका, साथ ही साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे डिफेंस के एक्सरसाइजेज होते हैं, चारों देश मिलकर एक साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। और सिर्फ क्वाड ही नहीं, जापान भारत के साथ द्विपक्षीय इस तरह के बायलैटरल जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं वो भी करने के लिए आता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रक्षा के क्षेत्र में को प्रोडक्शन की बात आई है, पहली बार हुआ है। हम क्या बनाने जा रहे हैं दोनों देश मिलकर? यूनिकॉर्न बनाने जा रहे हैं। यूनिकॉर्न एक ऐसा यूनिफाइड रडार है, कॉम्प्लेक्स एक एंटीना है, यूनिफाइड एंटीना है, जिसके ज़रिए जो वॉरशिप्स होते हैं, नेवी के वॉरशिप्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि मास्क लगा रहता है जिसमें बहुत सारे रडार्स लगे रहते हैं, एंटीनास लगे रहते हैं, जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन होता है। अब जापान के साथ मिलकर एक ऐसा कोनिकल, मैं आपको ज़रा बताऊँ कैसा होगा, ऐसा एक कोनिकल एंटीना तैयार किया जाएगा जो जिसमें सारे रडार्स, एंटीनास सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो बाहर सिर्फ ऐसा ये नज़र आएगा एक कोन की तरह। अब ऐसे एंटीना से क्या फ़ायदे होंगे? एक ऐसे एंटीना का फ़ायदा ये होगा कि जो स्टेल्थ वॉरशिप्स बनाए जाते हैं, ये रडार में, दुश्मन के रडार में नज़र नहीं आते हैं, दुश्मन के रडार से बचे रहते हैं, बहुत कम इनका सिग्नेचर नज़र आता है। और ये टेक्नोलॉजी जापान के पास है, जो जापान अब भारत के साथ साझा करेगा। और भारत के पास जो रडार्स की टेक्नोलॉजी है, दोनों को मिक्स करके, तैयार करके ये यूनिकॉर्न एंटीनास बनाए जाएंगे। तो एक कह सकते हैं कि बड़ा कदम है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि दोनों देश मिलकर कई और क्षेत्र में काम करें। अब जैसे कि फाइटर जेट्स भारत बना रहा है, अपना एमका बना रहा है, जापान भी अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जुट चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोनों देश इस पर भी साझेदारी करें, जैसे कि इसरो और जैक्सा ने किया है, जो जापान की स्पेस एजेंसी है। दोनों देश मिलकर, यानी कि भारत और जापान मिलकर आने वाले वक्त में एक मिशन करने जा रहे हैं, मून मिशन, जिसके ज़रिए रोबोटिक जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो मून का जो साउथ पोल है, यानी दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण में साउथ पोल में भेजा जाएगा, जिस तरह के भारत ने पहले भेजा था हाल ही में अपने मून मिशन के ज़रिए। तो कुल मिलाकर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि आने वाले वक्त के किन ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से वो क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश काम कर रहे हैं। एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज भी जो समझौता है उसमें कई सारी कंपनियों ने भारत की कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण है, चिप बनाने की, क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं। ये जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, ये हाई एंड टेक्नोलॉजी के हर एक क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत जापान का एक बड़ा सप्लाई चेन बनकर दुनिया के सामने आना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जापान के लिए, पूरी दुनिया के लिए आ रहा है, लेकिन जापान के लिए भी एक अहम, आप कह सकते हैं कि भारत आने वाले वक्त में सप्लाई चेन रहेगा। और धीरे धीरे जो निर्भरता है चीन के ऊपर से, वो हटाई जा रही है और भारत को एक ऐसा साझेदार माना जा रहा है जो चिप्स, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मटेरियल के दुनिया में भारत दुनिया को मदद कर सकता है। चाहे वो रूस के साथ भी हमारे समझौते हुए हैं, अमेरिका के साथ हुए हैं, यूरोप के देशों के साथ हो रहे हैं, जापान के साथ हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत मददगार साबित कर रहा है। और इसके अलावा दोनों देश मिलकर एक और बहुत अहम काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल पार्टनरशिप की बात हो रही है। भारत और अमेरिका, भारत और जापान मिलकर इस वक्त कई ऐसे देश, मुल्क हैं, जैसे कि अफ्रीका है, जहाँ पर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है माताबारी पोर्ट, जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित है। भारत ने इस पोर्ट के लिए जापान को मनाया है। पहले ये पोर्ट जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उस दौरान जब बात हो रही थी, तो ये चीन को दिया गया था, लेकिन भारत ने बात की बांग्लादेश से और यहाँ पर जापान को अपने साथ लेकर आया, जापान को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो इस वक्त माताबारी जो डीप सी पोर्ट है कॉक्स बाजार का, वहाँ पर भारत और जापान मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर सरकार में एक बार फिर से बदलाव हुआ है, तारिक रहमान अब वहाँ के प्रधानमंत्री है और कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव इस वक्त चीन और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में जापान, अगर भारत भले ही हट जाए लेकिन जापान रहेगा, क्योंकि जापान की पूरी फंडिंग है माताबारी पोर्ट पे। उसी तरह से तिंकोमाली का जो पोर्ट तैयार हुआ है उसमें भी भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। अफ्रीका में भी, जैसे मैंने बताया, कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। इसका मकसद क्या है? BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चीन का, इसको टक्कर देना।
और इसको टक्कर देने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के साथ मिलकर एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके जरिए भारत ना सिर्फ अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में बढ़ावा दे रहा है, जापान के साथ अपने बिजनेस को और बेहतर बना रहा है, इसके साथ साथ जो ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए जिसे आप कहते हैं ना ग्लोबल पॉलिटिक्स और चीन के वर्चस्व को रोकने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन इस वक्त भारत और जापान दोनों के लिए एक ऐसा देश है जिसके साथ आप बिजनेस तो करते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसके लिए दोनों देश अब आगे भी बहुत काम करने जा रहे हैं। आपकी राय क्या है भारत और जापान के रिश्ते को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के इस स्ट्रैटेजी को लेकर? जरूर बताइएगा कमेंट्स में।